तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत हमें एक बेहद खास नजारे के साथ होती है, जहां लिन और उनके पिता लॉर्ड बारूच आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों एक दोस्ताना मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि लॉर्ड बारूच अपने बेटे की बढ़ती हुई ताकत को परखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी भारी तलवार को एक ही झटके में म्यान से बाहर निकाला और बिजली की रफ्तार से लिन पर हमले शुरू कर दिए। हर एक वार इतना तेज था कि हवा में सनसनाहट पैदा हो जाती थी, लेकिन लिन बिल्कुल शांत और कूल मुद्रा में खड़ा रहा। वह अपने पिता के हर एक प्रहार को न केवल रोक रहा था, बल्कि बढ़िया काउंटर भी कर रहा था, मानो उसे इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार हो। इस तरह पिता पुत्र के बीच एक जबरदस्त और मनोरंजक लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसे देखने के लिए सारा परिवार और मास्टर हिलमन बड़े ध्यान से वहां मौजूद थे। वे दोनों के हर एक मूव का बारीकी से अवलोकन कर रहे थे और उनकी आंखों में इस दुर्लभ युद्ध को देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। तभी वहां खड़े बच्चों में से एक ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि लॉर्ड बारूच तो बहुत ही नरम दिल और शांत स्वभाव के इंसान हैं। उनकी तुलना में बारूच परिवार में कोई भी इतना संयमी नहीं है। लेकिन आज तो सबको पता चल गया कि लॉर्ड बारूच की शांति के पीछे एक ऐसी ताकत छिपी है जो किसी को भी चौंका सकती है। वहीं पिता पुत्र के बीच हो रही इन जोरदार टक्करों से इतनी भयानक ऊर्जा लहरें फैल रही थीं कि चारों ओर का वातावरण गूंज उठा था। इस बीच मास्टर हिलमन उन बच्चों को समझा रहे थे कि लॉर्ड बारूच सच में बहुत बहादुर हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने आज तक कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि अगर शक्ति के स्तर की बात करें तो लॉर्ड बारूच भी उनके जैसे ही छठे स्तर के योद्धा हैं। लेकिन अगर युद्ध कौशल की बात आए तो लॉर्ड बारूच मुझे भी पीछे छोड़ देंगे। उनकी तलवारबाजी का कोई सानी नहीं है। अगर हम दोनों कभी आमने सामने लड़ें तो वे निश्चित रूप से मुझे हरा देंगे। इधर लड़ाई और भी रोमांचक होती जा रही थी। अचानक लिन ने अपनी जादुई ऊर्जा को सक्रिय करते हुए एक बेहद चतुर चाल चली। उसने अपने पिता को एक जटिल जादुई फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया, मानो वह उन्हें एक अदृश्य जाल में फंसा रहा हो। इसके साथ ही लिन ने उन पर हेवनली प्रेशर नामक अपनी विशेष तकनीक का भी प्रयोग किया, जिससे लॉर्ड बारूच अचानक अपने घुटनों पर आ गए। लिन ने इस मौके को कभी नहीं छोड़ा और अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए बिजली की गति से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया, लेकिन लॉर्ड बारूच ने अपनी भारी ब्लेड को घुमाकर उसके हमले को रोक दिया। और अब एक और दिलचस्प पल आया, जब लिन अपनी तलवार की पूरी ताकत लगाकर अपने पिता को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। लॉर्ड बारूच को यह देखकर थोड़ी नाराजगी हुई और उन्होंने कहा, क्या आस्ट अकेडमी से तुम इतना ही सीख कर आए हो? इतना कहते हुए लॉर्ड बारूच ने भी अपनी विंड पावर का उपयोग करके लिन पर पलटवार कर दिया। हालांकि लिन ने उस हमले को अपनी तलवार के जोर से नष्ट कर दिया। इसी बीच लिन अपने पिता के पीछे चक्कर लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉर्ड बारूच ने उसके हर एक मूव को पहले ही भांप लिया था। उनका डिफेंस इतना शानदार था कि लिन चाहे विंड एलिमेंट का उपयोग करे या फायर एलिमेंट का, उनके घेरे में आ ही नहीं पा रहा था। लॉर्ड बारूच अपने बेटे पर हावी होते जा रहे थे और फिर उन्होंने एक ही वार में लिन की तलवार को दो टुकड़ों में बांट दिया। अब उनके पास लिन पर सीधा हमला करने का मौका था, लेकिन उसी क्षण लिन ने अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को अपने पिता के गले पर टिका दिया और लॉर्ड बारूच की तलवार भी लिन के गले पर थी। इस प्रकार दोनों के बीच यह खूबसूरत मुकाबला बराबरी पर आकर समाप्त हो गया। इस अद्भुत मुकाबले को देखकर बारूच परिवार के सभी बच्चे अत्यंत उत्साहित हो उठे। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आगे चलकर वे भी ऐसे ही महान युद्ध कौशल को हासिल करेंगे। तभी लॉर्ड बारूच अपने बेटे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने लगे। उन्होंने गंभीरता से कहा कि तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम बारूच परिवार के वंशज हो। भले ही तुमने जादूगरी का मार्ग अपनाया है, लेकिन असल में तुम एक योद्धा हो। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए युद्ध कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी योद्धा की कला का निरंतर अभ्यास करते रहना। जितना तुम इस कला में आगे बढ़ोगे, उतना ही खुद को सुरक्षित रख पाओगे। लिन ने अपने पिता की इस बात को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। अगले दृश्य में हम लिन को परिवार के हॉल में एकांत में बैठा हुआ देखते हैं। वह अपने पिता की तलवार को गौर से निहार रहा था, मानो उस हथियार की हर रेखा और हर दागा उसे कुछ बता रहा हो। तभी लॉर्ड बारूच वहां पहुंचे और उन्होंने लिन को एक अद्भुत राज बताया। उन्होंने बताया कि हमारे बारूच परिवार के पूर्वजों के पास एक बहुत ही खास हथियार था, जिसे द वॉर ब्लेड कहा जाता है। लिन तुरंत उत्साहित होकर बोला, हाँ, यही तो हमारे पूर्वजों की युद्ध तलवार है। किंवदंतियों के अनुसार यह तलवार एक ही वार में पहाड़ों को भी चीर सकती है। आज इसी ने मेरी तलवार के टुकड़े कर दिए। तब लॉर्ड बारूच ने उसे सच्चाई बताई कि यह तो असली तलवार की एक नकल मात्र है, जिसे हमारे परिवार के ही किसी सदस्य ने बनवाया था। यह सुनकर लिन चौंक गया और उसने तुरंत पूछा कि हमारी असली वॉर ब्लेड कहाँ है। लॉर्ड बारूच ने भारी मन से बताना शुरू किया कि पिछले कई सालों से हमारा परिवार लगातार पतन की ओर अग्रसर है। हमारे असंख्य पुराने हथियार और खजाने दूसरों ने छीन लिए। हमारे परिवार का एक सदस्य इतना लालची था कि उसने महज पैसों के लिए उस अनमोल वॉर ब्लेड को बेच डाला। इसलिए वह अद्भुत तलवार हमारे हाथों से निकल गई। अब वह कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन वह वॉर ब्लेड हमारी बारूच
परिवार की शान थी। लॉर्ड बारूक ने लिन को चुनौती दी कि वह चाहता है कि आगे चलकर लिन उसे वापस ले आए, लेकिन इसके लिए उसे पूरे राज्य का महानतम योद्धा बनना होगा। तभी वह अपने परिवार की खोई हुई धरोहर को पुनः प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा, एक बार जब यह वॉर ब्लेड हमारे पास वापस आएगी तो हमारी बरूच परिवार पर लगा हुआ कलंक भी मिट जाएगा। आज पूरी दुनिया की नजरों में हमारा परिवार हारा हुआ लगता है, जो अपनी विरासत की रक्षा भी नहीं कर सका। इस अपमान को मिटाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। अगर तुम कभी वह तलवार हासिल नहीं कर पाए तो मैं अपने पूर्वजों का सामना करने लायक भी नहीं रहूंगा। लिन ने अपने पिता की आंखों में यह पीड़ा देखी और तुरंत उनसे वादा किया, आप बिल्कुल चिंता न करें, मात्र 10 वर्षों के भीतर मैं हमारी वॉर ब्लेड को दोबारा कब्जे में ले लूंगा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली परिवार के पास क्यों न हो। मैं उसे आपके सामने रखूंगा। लॉर्ड बरूच ने उस पर अपना पूरा भरोसा जताया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह उस तलवार को वापस लाएगा। इसके बाद लॉर्ड बरूच ने लिन को कुछ और दिन घर पर रुकने की सलाह दी, लेकिन लिन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं पहले ही 15 दिनों से घर पर हूँ, अब मुझे जल्दी से अकेडमी लौटना है। वहाँ जाकर मुझे अपनी प्रशिक्षण फिर से शुरू करनी है। घर आने के बाद मैं पूरी तरह से विचलित हो गया हूँ। इतना कहते ही लिन वहाँ से चल पड़ा। उसके पिता जानते थे कि लिन अपनी प्रशिक्षण के लिए कितना समर्पित है और इसी समर्पण की वजह से उसने इतने कम समय में इतनी शानदार प्रगति की है। रात के समय मास्टर हिलमैन लॉर्ड बारूक से मिलने पहुंचे और उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों बुलाया है। लॉर्ड बारूक ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने लिन द्वारा कड़ी मेहनत से प्राप्त किए गए सारे मैजिकल क्रिस्टल मास्टर हिलमैन को सौंप दिए। हिलमैन चौंक गए और बोले, मेरे प्रभु, ये तो बहुत सारे जादुई क्रिस्टल हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप इनकी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डालना चाहते हैं। लॉर्ड बारूच ने स्पष्ट किया कि इन क्रिस्टलों को बेचकर वे वॉल्टन की ट्यूशन की फीस भर सकते हैं और परिवार का दैनिक खर्च भी निकाल सकते हैं। उन्हें अब नहीं लगता कि बारूच परिवार को अपने खर्चों के लिए अपने खजाने बेचने पड़ेंगे। उन्होंने हिलमैन से कहा कि अब से वे लिन और वॉल्टन का ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कब वापस लौटेंगे। हिलमैन ने घबराकर उनसे रुकने की प्रार्थना की और कहा कि उनके अभाव में बरूच परिवार पूरी तरह से असहाय हो जाएगा। लेकिन लॉर्ड बारूक ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा, कितने ही सालों से मैं हर रोज लीना के बारे में सोचता हूँ। उस पर मेरी आंखों के सामने हमला किया गया और तब से आज तक मैं एक पल भी सुकून की नींद नहीं सोया। यह पीड़ा मौत से भी बदतर है। जिस किसी ने भी लीना पर हमला किया, मैं उनकी जान लेकर उसका बदला लूंगा और शायद अभी मेरे इस तड़पते हुए दिल को शांति मिले। तुम मुझे बस इतना करो कि मुझे रोको नहीं। यह बदला लेना और मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना कहकर लॉर्ड बरूच अपने घर से रवाना हो गए। इधर लिनार्स्ट एकेडमी वापस आ चुका था और उसने अपने दोस्त डॉसन को अपनी पूर्वजों की तलवार के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉसन ने उसे बताया कि इस तलवार को खोए हुए कई 100 साल बीत चुके हैं। हम यह दावे के साथ भी नहीं कह सकते कि वह तलवार होली अलायंस के पास होगी। लिन ने माना कि यह कार्य लगभग असंभव है, लेकिन वह तलवार उनके परिवार की शान है और उसे कुछ भी करके हासिल करना ही होगा। डॉसन ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके लिए जरूर उसे खोज निकालेगा, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उस स्लॉटर ब्लेड को रिक्लेम करना आसान नहीं होगा। ये एक लेजेंडरी वेपन है जिसे पहले ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने बनवाया था, जो इसे और भी खास बनाता है। डॉसन ने लिन को समझाया कि उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिसके पास भी यह तलवार होगी वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। लिन ने पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो डॉसन ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। पर्याप्त पैसा, अपार शक्ति और एक उच्च सामाजिक स्थिति। एक सामान्य छात्र बनकर अगर वह उस तलवार को क्लेम करने जाएगा तो उसे कभी नहीं मिलेगी। लेन को डॉसन की बातों पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि अपनी पैतृक तलवार को फिर से हासिल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए पैसा, ताकत और प्रतिष्ठा, तीनों चीजों की दरकार होगी। अब रात के समय लिन फेनली सिटी में पहुंचा। वहां मास्टर दिलोलोन ने उसे सलाह दी कि हाल ही में उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन वह अपना ख्याल नहीं रख रहा। उसका सारा खाना तो बेबी खा जाता है। लेकिन लिन का ध्यान कहीं और था। वह एलिस के घर को घूर रहा था। मास्टर दिलोलोन ने पहचान लिया कि यह उसी लड़की का घर है जिसे माउंटेन रेंज में लिन ने बचाया था। तभी लिन ने देखा कि वहाँ एक चिट्ठी रखी है। वह तुरंत समझ गया कि एलिस ने यह पत्र उसके लिए छोड़ा है। उसने उसे उठा लिया। मास्टर दिलोलोन बस लिन को घूरते रहे और सोचने लगे कि शायद इस बच्चे को एलिस से प्यार हो गया है। लेकिन लिन ने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए जल्दी से पत्र पढ़ा। एलिस ने उसे बताया कि उनकी विलन एकेडमी और उसकी आर्स्ट एकेडमी की छुट्टियों में बहुत फर्क है, जिससे उनका मिलना लगभग असंभव है, लेकिन वह उससे मिलना चाहती है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं, जहां लिन ने उसकी बालकनी पर एक बॉक्स रखा था। उसे खोलते ही उसमें से ढेर सारी पंखुड़ियां निकली। लिन ने महसूस किया कि जब भी वह एलिस के पत्र पढ़ता है, उसके दिल को सुकून मिलता है और उसकी सारी थकान एक झटके में खत्म हो जाती है। इस तरह
वे दोनों रोजाना एक दूसरे को पत्र छोड़ने लगे। बेबी ने भी इस बदलाव को भांप लिया और वह लिन को चिढ़ाने लगा, बॉस इन पत्रों को पढ़कर तो साफ पता चल रहा है कि वो लड़की आपको लाइन दे रही है। लिन ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन बेबी ने उसे और उकसाया कि वह तो साफ तौर पर देख सकता है कि एलिस उसे पसंद करती है, लेकिन लिन ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। बेबी ने तो उसे नंबर 1 का डरपोक तक कह दिया। एक रात जब लिन एलिस के घर के सामने पहुंचा तो उसे एलिस के पिता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह उसे कह रहे थे, आज के बाद तुम एकेडमी नहीं जाओगी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ट्यूशन कितनी महंगी है। तुम्हारी इस बेकार पढ़ाई पर मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मैं तो शराब की एक बोतल भी नहीं खरीद सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने एलिस पर हाथ भी उठाया। ये सब देखकर लिन को बहुत बुरा लगा और एलिस रोती हुई बालकनी में पहुंची। लिन उसकी इस हालत को देखकर सहन नहीं कर पाया और तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसने एलिस के आंसू पोंछे और उसे खुश करने के लिए फूल भी लेकर आया। एलिस ने उसे अपनी व्यथा सुनाई, बताया कि उसके पिता को शराब और जुए की लत है। उसकी माँ भी इस लत की वजह से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद उसके पिता और भी बदतर हो गए। वे इतनी शराब पीते हैं कि उन्हें खुद अंदाजा नहीं रहता और जब भी वे नशे में होते हैं अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देते हैं। एलिस ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर लिन ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बताया कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि उसके छोटे भाई को जन्म देते समय कई जटिलताएं आईं। उसी दिन से उसके पिता पूरी तरह से बदल गए और हमेशा उसके साथ सख्ती से पेश आए। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन नहीं जानता था कि उसकी माँ की हत्या हुई है। लॉर्ड बारूक ने यह बात हमेशा उससे छुपाई थी। दोनों ने पूरी रात बातें की और एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह एलिस ने लिन को शहर घूमने चलने की बात कही, जिस पर लिन राजी हो गया। वहाँ एलिस ने कहा कि उसे बर्फ बहुत पसंद है, लेकिन ज्योतिषियों ने भले ही बर्फबारी की भविष्यवाणी की हो, अब तक कोई बर्फ नहीं गिरी। वह अभी भी अपने पिता के व्यवहार से दुखी थी। तभी अचानक बर्फ गिरनी शुरू हो गई। देखकर एलिस बहुत खुश हो गई। तब लिन ने उसे बताया कि चीजें हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन ये हमारा फैसला है कि हम आगे क्या करें। दरअसल उसी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बर्फबारी की थी ताकि एलिस को खुश कर सके। एलिस तुरंत समझ गई और उसकी आंखों में भावुकता आ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इतना कुछ किया था। उसने लिन से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करने का वादा कर सकते हो? और जब लिन ने हाँ कहा तो एलिस ने उसे कसकर गले लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। अब मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि लियन को जब इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि लियन भी लिन को पसंद करती है। लिन और एलिस अब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे और लिन के दोस्त भी उसे इस बदले हुए व्यवहार के लिए चिढ़ाने लगे थे। इन प्यार भरे पलों के बाद हम एक बेहद क्रूर दृश्य में प्रवेश करते हैं। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी और अब जो एकमात्र बचा हुआ था उसके पास वह हत्यारा पहुंच गया। यह कातिल कोई और नहीं बल्कि लिन के पिता लॉर्ड बारूच थे। उन्होंने उस आदमी से पूछा, बताओ लीना को तुमने कैसे मारा? वह आदमी कुछ बताने को तैयार नहीं था, इसलिए लॉर्ड बारूच ने अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी और कहा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं तेरे शरीर के अंगों को एक एक करके काटता रहूंगा। तुझे इतना प्रताड़ित करूंगा कि तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा। डर के मारे उस आदमी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। लॉर्ड बारूच ने पूछा कि आदेश किसने दिया, तो उसने ड्यूक पैटरसन का नाम लिया। यह सुनकर लॉर्ड बारूक और पूछताछ करने लगे तो उस आदमी ने खुलासा किया कि इसमें चर्च और किंग के बीच एक गुप्त समझौता शामिल है। वे लोग किसी प्योर सोल की तलाश में थे ताकि उसे एक बर्तन की तरह पुनर्जन्म के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसके पास इससे अधिक कोई जानकारी नहीं थी और उसने दया की भीख मांगी, लेकिन लॉर्ड बारूच ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब दृश्य बदलता है और हमें एक भव्य समारोह दिखाया गया जहाँ पूरे शहर के लोग मोमबत्तियां लेकर पहुंचे थे। लिन भी एलिस के साथ वहाँ आया था। आज मंगोलिया फेस्टिवल मनाया जा रहा था और लिन एलिस को याद दिला रहा था कि आज उनकी पहली आधिकारिक डेट है। उसी दौरान वहाँ सेना भी पहुंची, जिन्हें देखकर लिन ने कहा कि वे काफी शक्तिशाली लगते हैं। एलिस ने बताया कि वे होली चर्च के नाइट ऑर्डर्स हैं, जिनमें से प्रत्येक 5वें स्तर या उससे ऊपर का योद्धा है। इस समारोह में लियन भी पहुंच चुकी थी और उसने लिन और एलिस को साथ देख लिया था, जिससे उसे इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया और वह गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में किंग क्लाइड, जिन्हें गोल्डन लायन के नाम से भी जाना जाता है, कि वहाँ प्रवेश हुई। राजा के आते ही सभी लोग उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगे। एलिस ने लिन को बताया कि यह राजा का छोटा भाई ड्यूक पैटरसन है। दोस्तों, यह वही व्यक्ति है जिसके कहने पर हत्यारों ने लिन की मां लेना की हत्या कर दी थी। हालांकि लिन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने एलिस से कहा कि ड्यूक पैटरसन तो काफी कमजोर लग रहा है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत सारे शक्तिशाली गार्ड मौजूद हैं, जबकि राजा के साथ वो बस एक ही नौकर है। इस पर एलिस ने स्पष्ट किया कि राजा क्लाइड इस राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। वे 9वें स्तर के पावर हाउस हैं, इसलिए उन्हें किसी सुरक्षा की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं। अगर कोई उन पर हमला करने की सोच भी ले तो वही व्यक्ति मारा जाएगा। जहाँ तक ड्यूक पैटरसन की बात है, वो 7वें स्तर का योद्धा है, इसलिए उसे राजा के मुकाबले अधिक सुरक्षा की जरूरत होगी। लिन ने जीवन में पहली बार किसी 9वें स्तर के योद्धा को देखा था और वह अच्छी तरह जानता था कि उस स्तर को प्राप्त करना कितना कठिन है। एलिस लिन को लेकर वहाँ से चली गई, जबकि लॉर्ड बरूच भी नजरें बचाकर ड्यूक पैटरसन पर नजर रख रहे थे, ताकि उचित मौका मिलते ही वह पैटरसन की हत्या कर सके। और इसी रहस्यमयी अंत के साथ यह एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।